मूवी की शुरुआत में हमें आज से करीब 19 साल पहले का दौर दिखाया जाता है। उस समय सूरज से एक बेहद शक्तिशाली सोलर फ्लेयर निकला था, जिसने ओजोन परत को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस भयानक विस्फोट के कारण धरती का संतुलन बिगड़ गया और सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों ने तापमान को लगभग 66 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। नतीजा, पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर जीव जंतु खत्म हो गए। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं। वो सुरक्षा सूट पहनकर धूल भरी आंधी के बीच खाने पीने का सामान खोज रहा है। अचानक उसकी कलाई पर लगी मशीन चेतावनी देती है, आसपास रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा है। वो अपने कुत्ते जैसे दिखने वाले रोबोट के साथ एक बंद स्टोर रूम में जाता है। वहां उसे एक इंसान की लाश दिखाई देती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है। उसे पता चलता है कि स्टोर पहले ही लूटा जा चुका है। फिर भी उसे कुछ डॉग फूड के पैकेट मिल जाते हैं। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। जाते समय वो दीवार पर एक निशान बना देता है ताकि याद रहे कि वो यहाँ आ चुका है। फिर वो अपना ट्रक लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में खड़ी गाड़ियों से टकराता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसका डिवाइस दोबारा अलर्ट देता है। सामने से एक विशाल धूल भरा तूफान तेजी से बढ़ता दिखता है। वो तुरंत ट्रक मोड़ता है और अपने ठिकाने की ओर लौट जाता है। किसी तरह समय रहते सुरक्षित पहुंच जाता है। इस आदमी का नाम है फिंच। वो पहले एक रोबोटिक्स कंपनी में इंजीनियर था। अब उसी पुरानी फैक्ट्री में अपने कुत्ते और एक रोबोट के साथ रहता है। घर पहुंचकर वो अपने डॉग को खाना देता है। फिर लैब में जाकर कुछ जरूरी किताबें स्कैन करता है। दरअसल फिंच एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार कर रहा है ताकि उसकी मौत के बाद वो रोबोट उसके डॉग की देखभाल कर सके, क्योंकि फिंच खुद एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है जो कभी भी उसकी जान ले सकती है। वो दिन रात मेहनत करता है और आखिरकार एक दिन उसका बनाया रोबोट बोलने लगता है। ये देखकर फिंच की आंखों में चमक आ जाती है। वो अपने डॉग से कहता है, अब तुम्हें एक नया साथी मिल गया है। वो रोबोट से कुछ जरूरी सवाल पूछता है। रोबोट बताता है कि उसके 4 नियम हैं। पहला नियम, कोई भी रोबोट किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही उसे चोट लगने देगा। फिंच मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, अब चौथा नियम बताओ। रोबोट जवाब देता है, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे डॉग की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। इसी बातचीत के बीच अचानक बिजली चली जाती है। फिंच छत पर जाकर सिस्टम ठीक करता है और देखता है कि एक बड़ा तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। वो नीचे आता है, रोबोट को वेदर स्टेशन से जोड़ता है और मौसम की पूरी जानकारी मांगता है। रोबोट बताता है, तूफान अगले 24 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा और करीब 40 दिन तक चलेगा। ये सुनकर फिंच चिंतित हो जाता है। यहाँ रुकना अब खतरनाक है। वो नक्शा देखता है और तय करता है कि पश्चिम दिशा सुरक्षित रहेगी। वो अपने डॉग गुडियर से कहता है, हम सैन फ्रांसिस्को जाएंगे, शायद वहाँ रहने और खाने का बेहतर इंतजाम मिल सके। अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। ये उसकी बिगड़ती हालत का संकेत है। अब उसे और जल्दी करनी होगी। तूफान आने से पहले वो रोबोट में केवल 72% जानकारी ही डाल पाता है, यानी रोबोट को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो उसे चलना सिखाता है। जैसे फिंच चलता है, रोबोट भी वैसा ही करने की कोशिश करता है। इसके बाद वे जरूरी सामान, दवाइयाँ और खाना वैन में रखते हैं। उनकी वैन खास तरीके से मॉडिफाई की गई है जो गर्मी और रेडिएशन से सुरक्षा देती है। वे सैन फ्रांसिस्को की ओर सफर शुरू करते हैं। रास्ते में खाली शहर देखकर रोबोट पूछता है, लोग कहाँ गए? फिंच हल्की आवाज में कहता है, ये लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। आगे बढ़ते हुए वे एक सुरक्षित जगह रुकते हैं और सीखने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। खाने की तलाश में वे एक पुराने थिएटर में जाते हैं जहां कुछ पॉपकॉर्न मिलते हैं। बाहर आकर फिंच उन्हें प्लेट में रखता है और वे अपने आप उछलने लगते हैं। वो रोबोट को दिखाता है कि बाहर का तापमान कितना ज्यादा है। तभी वे देखते हैं कि एक और विशाल तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। फिंच तुरंत वहां से निकलता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है वे तूफान से बच नहीं पाएंगे। वो वैन को किनारे लगाता है, उसे सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ कीलें ठोकता है और मजबूत केबल से बांध देता है। इस काम में रोबोट भी उसकी मदद करता है। लेकिन तूफान की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि बंधी होने के बावजूद वैन हवा में डगमगाने लगती है। कई रस्सियां टूट जाती हैं। फिर भी किस्मत उनका साथ देती है और वे किसी तरह बच जाते हैं। तूफान थमने के बाद फिंच बाहर निकलता है और देखता है कि वैन का एक टायर खराब हो चुका है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। स्पेयर टायर तो है, लेकिन उसे बदलने के लिए जैक मौजूद नहीं है। तभी रोबोट मदद के लिए आगे आता है। वो अपने एक हाथ से पूरी वैन को ऊपर उठा लेता है और फिंच आराम से टायर बदल देता है। रोबोट की मदद देखकर फिंच के चेहरे पर संतोष छलकता है। वो मुस्कुराकर कहता है, आज तुमने शानदार काम किया है, तुम्हें एक नाम मिलना चाहिए। और वो उसे नाम देता है जेफ। रात हो चुकी होती है, इसलिए वे वहीं रुक जाते हैं। फिंच अपना सूट ठीक करता है और जेफ को कुछ जरूरी बातें सिखाता है।
अगली सुबह सूरज निकलते ही वैन की छत पर लगे सोलर पैनल अपने आप खुल जाते हैं। फिंच की नींद खुलती है। वो देखता है कि जेफ उसकी डॉग की मकल कर रहा है। वो हल्के गुस्से में कहता है, सुबह सुबह इतना शोर मत करो। जेफ धीमी आवाज में कहता है, शायद डॉग मुझे पसंद नहीं करता। फिंच समझाता है, ऐसा नहीं है, बस उसे तुम पर अभी भरोसा नहीं हुआ है। वे फिर अपने अगले सफर पर निकलते हैं। कुछ दूर जाने पर फिंच की तबीयत बिगड़ने लगती है। जेफ कहता है, गाड़ी मैं चला लेता हूँ, लेकिन फिंच मना कर देता है। वो एक रेस्टोरेंट के सामने वैन रोकता है और कहता है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, तुम वैन का ध्यान रखना। फिंच अंदर जाता है। अचानक उसे तेज खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी हालत देखकर डॉग भी उसके पास आ जाता है। उधर जेफ वैन में अकेला बैठा सोच रहा होता है। अचानक वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। जब फिंच बाहर आकर वैन को आगे बढ़ते देखता है तो घबराकर दौड़ पड़ता है, लेकिन जेफ वैन को दूसरी गाड़ी से टकरा देता है। फिंच बिना यूवी सूट के धूप में बाहर नहीं जा सकता। वो दूर खड़े होकर चिल्लाता है, तुम अभी ड्राइविंग के लिए तैयार नहीं हो, मेरा सूट लाओ ताकि मैं अंदर आ सकूं। लेकिन जेफ ठीक से समझ नहीं पाता और वैन फिर आगे बढ़ा देता है, जिससे दोबारा टक्कर हो जाती है। ये देखकर फिंच को गुस्सा आ जाता है। वो जेफ को बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो धूप में हाथ बाहर निकालता है, उसकी त्वचा झुलसने लगती है। दर्द से कराहते हुए वो कहता है, भले ही तुम अभी नए हो, लेकिन अब जिम्मेदार बनने का समय है। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है ताकि तुम मेरे डॉग का ख्याल रख सको, क्योंकि वो तुम्हारी तरह धूप में जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद वे फिर आगे बढ़ते हैं। फिंच महसूस करता है कि अब जेफ को ड्राइविंग सिखानी ही होगी। वो उसे स्टीयरिंग संभालना सिखाता है। जेफ की सीखने की क्षमता तेज होती है और जल्द ही वो सही तरीके से गाड़ी चलाना सीख जाता है। ये देखकर फिंच संतुष्ट हो जाता है। रात होने पर वे एक सुरक्षित जगह रुकते हैं, आग जलाते हैं। फिंच आसमान की ओर देखता है और कहता है, देखो कितना खूबसूरत नजारा है, अब अरोरा देखने के लिए अलास्का जाने की जरूरत नहीं। जेफ पूछता है, अगर सूरज की रोशनी इतनी खतरनाक है तो हम रात में सफर क्यों नहीं करते? फिंच गंभीर होकर कहता है, रात भी सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग अभी जिंदा हैं, वे दिन में छिपे रहते हैं और रात में निकलकर दूसरों पर हमला करते हैं, उनका सामान छीन लेते हैं। इसीलिए हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। फिंच वैन के अंदर सोने चला जाता है। जेफ आग के पास बैठा रहता है। अगली सुबह वैन से खांसने की आवाज आती है। जेफ अंदर जाता है, देखता है फिंच उल्टियां कर रहा है। उसकी हालत बहुत खराब है। जेफ उसकी मदद करता है, माथे पर गीला कपड़ा रखता है, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। इसीलिए जेफ खुद वैन चलाकर सफर आगे बढ़ाता है। कुछ समय बाद वे एक वीरान शहर में पहुंचते हैं। जेफ वैन रोकता है, देखता है कि फिंच गहरी नींद में है। वो डॉग और छोटे रोबोट के साथ बाहर निकलता है और जरूरी सामान की तलाश में एक अस्पताल में जाता है। वहाँ उसे कुछ दवाइयाँ मिलती हैं और एक जैकेट भी। उधर फिंच की नींद खुलती है। वो देखता है दोनों रोबोट गायब है। वो तुरंत सूट पहनकर उन्हें ढूंढने निकलता है। अस्पताल के अंदर छोटे रोबोट को एक खिलौना दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे उठाने जाता है, वो एक छिपे हुए जाल में फंस जाता है और बुरी तरह टूट जाता है। तभी फिंच वहां पहुंचता है। वो छोटे रोबोट को उस हालत में देखता है और भारी दिल से उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे जेफ मिलता है, जिसने काफी दवाइयां इकट्ठा कर ली होती हैं। फिंच उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह सुरक्षित नहीं है। वे दोनों जल्दी से बाहर निकलते हैं, वैन स्टार्ट करते हैं और वहां से दूर चले जाते हैं। उसी समय एक दूसरी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। संकेत साफ है, शायद किसी ने उन्हें देख लिया है। एहतियात के तौर पर फिंच अपनी बंदूक निकालकर पास रख लेता है। सफर जारी रहता है और धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। तभी फिंच साइड मिरर में देखता है, एक कार लगातार उनका पीछा कर रही है। पीछा छुड़ाने के लिए वो वैन को हाईवे से नीचे उतार देता है। घबराहट में वो तेजी से वैन को एक पुल के नीचे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वैन की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण वो वहीं अटक जाती है। ऊपर लगे सोलर पैनल टूट जाते हैं। ये देखकर फिंच के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो बुरी तरह डर जाता है। तभी जेफ नीचे उतरता है और पूरी ताकत लगाकर वैन को धक्का देता है। किसी तरह वो वैन को पुल के नीचे इस तरह छिपा देता है कि बाहर से दिखाई ना दे। पीछा करने वाले लोग पास से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें वैन नजर नहीं आती। वे आगे बढ़ जाते हैं। खतरा टलने के बाद फिंच नीचे उतरता है। टूटे सोलर पैनल देखकर वो निराश हो जाता है। वो जेफ से कहता है, शायद अब हम कभी सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएंगे। जेफ उसे हिम्मत देता है, हार मत मानो, मुझे तुम पर भरोसा है, हम गोल्डन गेट ब्रिज तक जरूर पहुंचेंगे। इसके बाद फिंच उसे एक पुरानी घटना सुनाता है। वो बताता है, जब सूरज की जहरीली किरणों ने धरती को झुलसा दिया था, तब जो लोग जिंदा बचे थे उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी थी। मैं भी खाने की तलाश में एक मॉल गया था, लेकिन वहां सब कुछ पहले ही लूटा जा चुका था। फिर भी मुझे एक नूडल्स का पैकेट मिल गया। तभी वहां करीब 9 साल की एक बच्ची अपनी माँ के साथ आई। उनके पास काफी सामान था और बच्ची के हाथ में बंदूक थी। मैं डरकर छिप गया और उनके जाने का इंतजार करने लगा। उसी वक्त एक आदमी कार से वहां पहुंचा और उनसे खाना छीनने लगा। जब उन्होंने मना किया तो उसने उन्हें गोली मार दी। माँ और बेटी वहीं ढेर हो गईं। जब मैं उनके पास गया तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बच्ची के बैग से आ रही थी। बैग खोलकर देखा तो उसमें एक छोटा पिल्ला था। फिंच गहरी सांस लेते हुए कहता है,
भूख इंसान को दरिंदा बना देती है। ये कहानी सुनकर जेफ चुप हो जाता है। अगली सुबह वे फिर यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में जेफ वे पोस्ट कार्ड पढ़ता है जो फिंच के पिता ने उसे भेजे थे। तभी अचानक एक तितली वैन की खिड़की से टकराती है। जेफ ये बात बताता है तो फिंच हैरान रह जाता है। वो सावधानी से हाथ बाहर निकालकर जांचता है कि धूप सुरक्षित है या नहीं। फिर वो वैन से बाहर आता है और खुशी से भर उठता है, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। एक और तितली आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है यहाँ की हवा और रोशनी सुरक्षित है। फिंच अपने अच्छे कपड़े पहनता है, खुले आसमान के नीचे टेंट लगाता है और आराम से खाना खाता है। वो उस पल का आनंद लेता है। तभी जेफ पूछता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि गोल्डन गेट ब्रिज वाला कार्ड तुम्हारे अंकल ने भेजा था, जबकि उसके पीछे डैड लिखा है? फिंच शांत आवाज में कहता है, मेरे पिता आर्मी में इंजीनियर थे, वे पुल बनाते थे, लेकिन मेरे जन्म से पहले ही उनकी मौत हो गई। मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया। जब मैं 15 साल का था तो मुझे एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें लिखा था कि वे मुझसे गोल्डन गेट ब्रिज पर मिलेंगे। उन्हें खुश करने के लिए ही मैंने ये सूट खरीदा था, लेकिन हम कभी मिल नहीं सके। मैंने ये सारे पोस्ट कार्ड इसीलिए संभाल कर रखे क्योंकि मैं दुनिया घूमना चाहता था और उस पुल की खूबसूरती देखना चाहता था। फिंच हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इंसान अजीब होता है, जब वक्त होता है तो मौके को गवा देता है। जेफ जवाब देता है, कोई बात नहीं, हम अभी भी वहां जा सकते हैं। फिंच धीमे स्वर में कहता है, शायद अब मेरा समय पूरा हो रहा है। तुम वादा करो मेरे जाने के बाद मेरे डॉग का ध्यान रखोगे। जेफ हामी भरता है। फिंच अपने डॉग के साथ खेलने लगता है। जेफ को भी शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन डॉग अभी भी जेफ पर भरोसा नहीं करता। हर बार गेंद फिंच को ही ला कर देता है। फिंच मुस्कुराकर कहता है, जल्द ही तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे। अचानक फिंच की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे खून की उल्टी होने लगती है। वो समझ जाता है अंत करीब है। वो जेफ से हाथ मिलाता है। जेफ भावुक होकर उसे गले लगा लेता है। फिंच ज्यादा कुछ नहीं कह पाता और वैन के अंदर जाकर लेट जाता है। वो अपना आखिरी समय अपने डॉग को सहलाते हुए बिताता है और धीरे धीरे दुनिया को अलविदा कह देता है। बाहर जेफ सामान समेट रहा होता है, तभी डॉग की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है फिंच अब नहीं रहा। वो वहीं उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अगली सुबह जेफ देखता है कि गुडियर उदास बैठा है। वो उसे वैसे ही खाना खिलाता है जैसे फिंच ने सिखाया था। फिर उसके साथ गेंद से खेलता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है। इसके बाद जेफ गुडियर के साथ सैन फ्रांसिस्को की ओर निकल पड़ता है। लंबे सफर के बाद वे गोल्डन गेट ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। फिंच उनके साथ नहीं होता, जबकि ये उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। जेफ और गुडियर पुल पर खड़े होकर उसकी सुंदरता निहारते हैं। जेफ वो पोस्ट कार्ड जिस पर तीनों का स्केच बना था पुल पर लगा देता है। तभी उसे एक और नोट दिखता है। उसमें एक लड़की का नाम, पता और ये संदेश लिखा होता है, हम सुरक्षित हैं, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इस पते पर आए। इसे देखकर जेफ गुडियर के साथ उस जगह की तलाश में निकल पड़ता है ताकि बचे हुए लोगों के साथ मिलकर नई शुरुआत कर सके। और इसी भावुक मोड़ के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।